हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट शास्त्रा। आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू के बारे में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस-किस तरीके के पीवाईक्यू पूछे गए हैं, जिससे आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प होगी और आपको पता चलेगा कि एनटीए किस लेवल के और किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आपका फर्स्ट पीवाईक्यू है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि मूक नायक जो समाचार पत्र था, वो प्रकाशित कौन करता था? कि प्रकाशित किसने किया? तो आपके ऑप्शंस इसमें है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको आंसर बताना है इस कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे मैंने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन लिख रखा है कि मूक नायक जो थी वो बी आर अम्बेडकर द्वारा आपकी 1920 में जो शुरुआत किया गया था इसका समाचार पत्र का, और यह एक साप्ताहिक जो मराठी अखबार था, ठीक है। इसे शुरू करने में जो छत्रपति साहूजी महाराज थे, उनकी जो आर्थिक मदद थी वो की थी बी आर अम्बेडकर की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। और उसके बाद ये जो अखबार है वो लगभग 1923 तक चला। ये यहाँ लिखा हुआ है 1923 तक चला। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दलितों के बारे में, वंचित लोगों की आवाज सामने लेके आते थे अपना अखबार के द्वारा। और ये अखबार हालांकि आपसे जब एनटीए क्वेश्चन पूछेगा, जब एनटीए क्वेश्चन बनाता है तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई ये कब बंद हुआ या क्या बंद हुआ। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि मूक नायक अखबार या मूक नायक समाचार पत्र किससे किससे बिलोंग करता है, मतलब किसका किस कौन प्रकाशित करता है उस आपके न्यूज़पेपर को। तो ऐसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर ने, और कब किया इसको शुरुआत, ये 1920 में इसकी शुरुआत होती है और लगभग 1923 तक ये चलती है। बाकी की जानकारी इसमें है कि ये सामाजिक भेदभाव के खिलाफ, अधिकारों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर लिखता था, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी कास्ट की जो दिक्कत थी वो आज भी मौजूद है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं उसको उजागर करने के लिए, उससे लड़ने के लिए अखबार छपता था। और ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इसमें जो आपकी पूछा गया है एनटीए ने कि डीप इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने खोजा, मतलब किसके द्वारा यूज किया गया या किसने उस शब्द को गढ़ा। तो आपके ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको इन ऑप्शंस में से आंसर लगाने हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। डीप इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने बताया, किसने खोजा और किसने गढ़ा। तो इसका आंसर इसका आंसर होगा अर्नेस्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका आंसर अर्नेस्ट होगा। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी आपके पीवाईक्यू जो आपका जून का जून का एग्जाम हुआ था, जून एग्जाम कब, जब 2025 में, मतलब इसी साल जो एग्जाम हुआ है आपका जून में, उसमें ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आता है, ये ना बार बार देखा गया है, रिपीट रिपीट करते हुए ये क्वेश्चन आया है। पहले भी आया है और अब भी आया है, सेम तरीके से चलता रहता है क्वेश्चन। सिर्फ इतना ही वर्ड वो बोलते हैं कि डीप लॉजिक्स का वर्ड है या किसने घड़ा, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, नोट कर लेना है इस क्वेश्चन के बारे में। और आगे बढ़ते हैं। ये पहला, यस, ये क्वेश्चन है कि हु गेव द नोशन ऑफ ए रेडिकल ह्यूमनिज्म, कि उग्र या फिर कट्टर, या कि कट्टर जो मानवतावाद है वो किसने, वो धारणा किसने दी। तो आपके ऑप्शंस ऐसे हैं, आपको आंसर लगाना है कमेंट सेक्शन में कि किसने दी, किसने बताया, आपके किसने ये वर्ड घड़ा, उग्र मानवतावाद। कि उग्र मानवतावाद या कट्टर जो मानवतावाद है उसका विचार किसने दिया, एम एन रॉय ने। इसका फोर्थ आंसर है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, यूजीसी एग्जाम में, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और ये पता है क्या होता है कि ये जो सेम है, ये क्वेश्चन सेम ही पूछे जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखो इसमें घुमा भी नहीं सकते, इस क्वेश्चन में क्या मतलब शब्दों की आगे पीछे कर देंगे, इसमें क्या घुमाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड ह्यूमनिज्म किसने गढ़ा, ये जो विचारधारा है या जो ये धारणा है किसकी धारणा है। तो आपको सिंपल आंसर मिलेगा एम एन रॉय, वहां ऑप्शन में होगा, डायरेक्ट आंसर लगा देना है। और ये क्वेश्चन आता रहा है बार 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 बार। ये भी पीवाईक्यू जो आपके जून में जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन है, वहां से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। और अगर उग्र मानवतावाद के विचार को हम देखें तो क्या है वो, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा
जो आपका एम एन रॉय है, जो आपके एम एन रॉय है, एम एन रॉय है, एम एन रॉय है वो क्या है कि उनकी विचारधारा कैसी है। देखो, जब एम एन रॉय स्टार्टिंग में, जब अपने जवानी में थे, वहां पर वो क्या करते हैं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना थी उनके अंदर, और कहीं ना कहीं वो एक उग्र राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर थे। ठीक है, उसके बाद वो जब बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो उनके बाद उनकी भावना, पहले जब राष्ट्रवाद में थे तो वो कहीं ना कहीं आरएसएस के समर्थक थे और उनसे इंस्पायर थे। वो आरएसएस कह रहा, सावरकर की विचारधाराओं से इंस्पायर थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो विदेश में जाते हैं। विदेश में जाने के बाद उनकी ये विचारधारा कहीं पीछे रह जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं अपनी एक और विचारधारा के लिए। फिर वो मार्क्सवाद की विचारधारा में, जो कि मार्क्स की विचारधारा है, कहीं ना कहीं उसमें अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, वो विचारधारा मानने लगते हैं और उसको फैलाने लगते हैं। और फिर वो जो उस विचारधारा में थे, तो उसके बाद जब वो इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में उस विचारधारा को फैलाते हैं और एक महत्वपूर्ण जो आपका नेता है, एक इंपॉर्टेंट लीडर के तौर में वो उभरे इस विचारधारा में, मार्क्सिज्म की विचारधारा में। ठीक है, वो उभरे। फिर उसके बाद उनको एक सजा, जब सजा दी गई उनको, तो उसमें क्या हुआ कि 1900, लगभग 1930 के आसपास उनको सजा मिली 6 साल की, और 6 साल के लिए वो जेल में रहे। और जब वो 1936 में, लगभग 1936 के बाद वो जेल से बाहर आए, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी में वो काम करने लगे। पर वहां भी उनका एक बोलते हैं ना दिल मिलना, वो भी नहीं मिल पाया, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, लगभग 1939 या 40 के आसपास। यहाँ उनकी खुद की पार्टी बनती है। सच, पार्टी का नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उनकी पार्टी का नाम ये था, और वो पार्टी अपनी बनाते हैं और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। फिर वो एक विचारधारा में जाते हैं कि वहां वो बिल्कुल टिल्ट हो जाते हैं। अपनी जो उनकी शुरू की जो विचारधारा, राष्ट्रवाद को उन्होंने छोड़ा, तो मार्क्सवाद में गए, मार्क्सवाद को भी उन्होंने छोड़ दिया, और वो सबसे बड़े क्रिटिक बने मार्क्सिज्म के। और इंडिया में जो फादर बोले जाते हैं मार्क्सिज्म के, वो किनको बोला जाता है, इनको ही बोला जाता है, एम एन रॉय को। वो अपने शुरुआती दौर में जब थे, तो मार्क्सिज्म को फैलाने में लगे थे इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े, तो उन्होंने उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना भी की। उन्होंने मार्क्सवाद को छोड़ दिया, और मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए वो मानवतावाद की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ गए, ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ गए। और रेड ह्यूमनिज्म उन्होंने एक धारणा दी। वो क्या बताते हैं कि इंसान है ना, सबसे ऊपर होना चाहिए। किसी देश या किसी भी समाज की एक जो स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे जो नींव है, जो बेस है, वो बेस क्या है, वो बेस कास्ट बेस नहीं होना चाहिए, वो रिलीजन बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ब्लाइंड जो आपका फेथ होता है, ब्लाइंड फेथ, उसका बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। इंसान को सबसे ऊपर रखो और मानवता उसकी बेस होनी चाहिए। उसके आधार पर एक सोसाइटी या समाज को बनना चाहिए, कुछ देश को बनना चाहिए। और वो बताते हैं कि रेडिकल ह्यूमनिज्म, एक कट्टरपंथी मानवतावाद की तरफ वो झुक गए थे कहीं ना कहीं अपने बाद के समय में। और उन्होंने विचार दिया रेडिकल ह्यूमनिज्म का, कि मानव सबसे ऊपर है, मानव सबसे इंपॉर्टेंट है। और मानवतावाद में आपकी रैशनैलिटी और साइंटिफिक थिंकिंग सबसे पहले आती है, ना कोई जात ना धर्म में ना बढ़कर हम सबसे पहले एक ह्यूमन, एक रैशनल व्यक्ति है। ये किसने कहा था? ये आपकी सबसे पहले जोन लोक में दिखता है कि ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग। ठीक है, ह्यूमन एक तर्कपूर्ण इंसान है, और वो क्या है कि इंसान के पास तर्क करने की क्षमता है। तो ऐसे ही वो भी अपना विचार में क्या बोलते हैं, एम एन रॉय भी, कि इंसान के पास तर्क करने की क्षमता है, इसलिए इंसान में एजुकेशन जानी चाहिए और साइंटिफिक थिंकिंग जानी चाहिए। ये उनका विचार था रेडिकल ह्यूमनिज्म को, अगर हम सिंपल शब्दों में समझे, ये उनका विचार था। और बाद में वो इसी विचार पर काम करते रहे, अपनी पार्टी में भी वो इसी विचार पर काम करते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, कि चौखंबा मॉडल, जो आपका चौखंबा का मॉडल है, विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल किसने दिया? ठीक है, किसने प्रस्तावित किया? तो आपको आंसर ऑप्शंस मिलेंगे, राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। तो आपको आंसर लगाने हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में कि किसने बताया। ठीक है, ये प्रस्ताव किसने किया चौखंबा मॉडल को? तो इसका आंसर देखते हैं हम। ये राम मनोहर लोहिया ने किया। राम मनोहर लोहिया जी ने जो विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल के बारे में सजेस्ट किया और दिया, उन्होंने प्रस्तावित किया इस मॉडल को। ये मॉडल क्या था? देखो, ये मॉडल हमें आज भी, हम शायद कहीं ना कहीं उसी मॉडल पे एक चल रही है हमारी इंडियन जो स्ट्रक्चर है पावर का, वो वैसे ही है। पर ये मॉडल कैसे बताते हैं, वो बोलते हैं कि शुरुआत ना अब ऊपर से नहीं होनी चाहिए, किसी भी ऊपर से नहीं होनी चाहिए, यहां से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, यहाँ ऊपर से नहीं होनी चाहिए शुरुआत। शुरुआत होनी चाहिए बेस से। बेस से शुरुआत होगी, यहां से। ये क्या है कि आप ग्राम, जो गांव है, गांव से शुरुआत होगी। और गांव से शुरुआत होने के बाद
ये जाएगी जिले में, ठीक है, ये जिले में जाएगी कहीं ना कहीं, ये ब्लॉक जिले का, और ये जब जिले में जाएगी उसके बाद ये जिला लेवल पे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी इसमें पावर का सेपरेशन, पावर ऑफ सेपरेशन, जो आपके विकेंद्रीकरण की जो एक नीति है, जिसमें विकेंद्रीकरण क्या होता है कि पावर को बांट दिया जाता है चारों तरफ, ठीक है। ऐसे ही वो बताते हैं कि चौखंबा मॉडल में कि पहला होगा ग्राम, दूसरा होगा जिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होगा आपका दूसरा, और तीसरा होगा आपका स्टेट। स्टेट इन द सेंस स्टेट वो की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट मतलब राज्य, राज्य यहाँ पे राज्य, जो आपकी राज्य सरकार होती है वो, उनके पास पावर रहेगी। और फिर आपका आएगा ये जो आपका ऊपर होता है ये होगा आपका केंद्र, ठीक है, या केंद्र में पावर होगी। आप क्या बोलते हैं वो कि पावर का जो ट्रांसफर है वो ऐसे ना चलकर ये ऊपर से नीचे की तरफ ना जाकर, ठीक है, जाएगा कैसे, या नीचे से ऊपर की ओर। पहले पावर यहां होगी, यहां से चीजें चलेंगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे विकेंद्रीकरण करना है। और ये आपका चौखंबा मॉडल, जिसमें 4 तरीके के शासन व्यवस्था है, ठीक है, ऐसे चलेगी आपकी व्यवस्था। और सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, यहां से लोगों की पावर जाएगी, लोग पावर को ऊपर अपवर्ड की तरफ भेजेंगे, ठीक है, ऐसे चलेगा ये आपका मॉडल। ये था उनका विकेंद्रीकरण का चौखंबा मॉडल। तो अगर ये क्वेश्चन दिखे, और ये वैसे दिखता है, ये मैंने 2-4 जो क्वेश्चन पहले से और किए ना, ये उनके फेवरेट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे, और आपकी 12वीं दिसंबर में दिख ही जाएंगे ये क्वेश्चन। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं हम। ये है क्वेश्चन आपका कि ज्योतिबा फुले ने पूना में जो बालिका है उसका जो विद्यालय है वो उसकी शुरुआत कब की। इन विच ईयर ज्योतिबा फुले स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल एट अ पुणे, कि पुणे में उन्होंने स्टार्ट कब किया गर्ल्स का जो फर्स्ट स्कूल था, ठीक है, वो कब शुरू किया ज्योतिबा फुले ने। तो उसके ऑप्शन है आपके पास, ये 1850, 51, और ये 1950, और ये आपके 1848 में। तो इसमें स्टार्टिंग कब हुई, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो हम इसका आंसर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है आपका 1848। आप अगर आपने पहला वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा ना, तो उसमें क्या हुआ, पीवाईक्यू में इसका आंसर मे बी 1850 एनटीए ने, मेरे हिसाब से एनटीए ने ये आंसर बताया था शायद इसका, ये आंसर गलत है। एनटीए ने जो बताया मे भी शायद ऐसा ही था कि एनटीए ने ये आंसर लगाया था, पर ये आंसर गलत है। जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने शुरुआत जब की थी वो 1848 में की थी, 1848 में, ना कि 50 में। 1848 में शुरुआत की थी, किसके साथ, अपनी पत्नी थी जो उनकी सावित्रीबाई फूले के साथ, ठीक है, उन दोनों ने मिलकर एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें क्या था कि गर्ल्स के लिए सबसे पहला जो स्कूल बना था वो था, उसमें शुरुआत की थी लड़कियों की एजुकेशन के लिए। उन ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने शुरुआत की थी स्कूल की, ठीक है। इसमें एक और अगर हम नाम देखें तो एक लेडी और थी जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान था इस स्कूल के अंदर, उनका नाम था फातिमा शेख, जिन्होंने स्कूल में सहायता की थी, किसकी, ज्योतिबा फूले की और सावित्रीबाई फूले की। इनकी सहायता से इन तीनों ने मिलकर, जो उनमें ये टीचर का काम करती थी उनमें फातिमा शेख भी और आपकी सावित्रीबाई फूले भी, ठीक है, इन्होंने मिलकर एजुकेशन दी थी वहां जो लड़कियां थी। कौन लड़कियां, जो जो पिछड़ी हुई जातियों से थी, ठीक है, जो गरीब जातियों से थी, गरीब लोग थे, उनकी जो लड़कियां थी उनको पढ़ाने में। और यहाँ फातिमा शेख थी, उन्होंने अपने रिलीजन में, जो उनके रिलीजन में जो लड़कियां थी जो गरीब थी, उनको पढ़ाने के लिए काम किया गया था, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एजुकेशन की स्थापना की लड़कियों के लिए सबसे पहले 1848 में पुणे में, भीड़ेवाड़ा नामक कोई जगह थी वहां पर, जो पुणे में है, उस जगह पे सबसे पहले स्टार्टिंग की थी ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने 1839 में। हम इसका आंसर जब साइट पे देखते हैं या ऑफिशियल सोर्स पे देखते हैं तो 1848 मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपका नेट शास्त्र जो चैनल है, हम इस पर और भी वीडियो लेके आएंगे, और आपके पीवाईक्यूज से रिलेटेड वीडियोस होंगी इसके अंदर। तो आप इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक फैला दो, उनको शेयर कर दो, ताकि उनको पता चले कि एक चैनल और है जहां पर पीवाईक्यू या आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस आती हैं। तो हमारे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, विच रशियन मार्क्सिस्ट वाज असैसिनेटेड इन मैक्सिको, जो आपका 1940 में एक ऐसे मार्क्सवादी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, किसमें, मैक्सिको के अंदर। तो आपको आंसर बताना है। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने पहले जो क्वेश्चन बताया ना वो रिपीटेटिव है, वो आए हैं बार बार। ये ऐसे क्वेश्चन
रिपीट नहीं करते हैं, कभी कभार पूछ ले जाते हैं, उनके मन में अगर कर गया रैंडम कुछ पूछना तो पूछ लेते हैं। तो ऐसे कि 1940 में ऐसे कौन से मार्क्सवादी थे जिसकी मृत्यु 1940 में हुई और हत्या की गई उनकी। तो इसमें ऑप्शन ऐसे हैं, कार्ल मार्क्स और जोसेफ स्टालिन और लियोन ट्रोट्स्की, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। इसके बारे में आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि किसकी हत्या की गई थी 1940 में। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसकी हत्या की गई थी लियोन ट्रोट्स्की, इनकी हत्या की गई थी 1940 के अंदर। क्योंकि आपको पता है रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो रूसी क्रांति हुई थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति कौन थे? आपके लेनिन थे, आपके लेनिन और लियोन ट्रोट्स्की, ठीक है, ये थे, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन किया और जो यूएसएसआर था उसमें जार के एक राजाशाही को फाड़ कर फेंक दिया और अपने देश में और रशियन रिवॉल्यूशन हुई उनके देश में और एक कम्युनिज्म सरकार बनाई, एक मार्क्सवादी क्रांति की उन्होंने। तो लेनिन और लियोन ट्रोट्स्की ने किया था। लेनिन की हत्या मृत्यु हो जाती है 1924 में, ठीक है। उसके बाद ट्रोट्स्की गायब हो जाते हैं, ट्रोट्स्की काम करने लग जाते हैं। तो बोला जाता है कि 1940 में इनकी हत्या करवाने वाला शख्स कौन था? वो इस ऑप्शन में भी मौजूद है। नहीं नहीं नहीं, कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स नहीं थे। यहाँ थे जोसेफ स्टालिन। यहाँ बोला जाता है कि स्टालिन ने ही लियोन ट्रोट्स्की की हत्या करवाई थी। किसमें? मैक्सिको में। बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं कि हाँ, इसने स्टालिन ने ही उसकी हत्या करवाई थी। और ये तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन में। ट्रोट्स्की, लेनिन और स्टालिन, ये सारे साथ मिलकर रशियन रिवॉल्यूशन में काम कर रहे थे। और एक ऐसा टाइम आया जब लेनिन के जाते ही 1924 में जाने के बाद ट्रोट्स्की की हत्या हुई और स्टालिन जाके गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, स्टालिन तो वैसे बाद में बैठ गया था गद्दी पे, और फिर ट्रोट्स्की की हत्या कर दी उसने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठा रहा था उनके खिलाफ। वैसे एक ऑफिशियल कहीं ही नहीं है कि इनकी हत्या स्टालिन ने की थी, पर कहीं ना कहीं प्रूफ मिलते हैं जो हिस्टोरियन मानते हैं कि इनकी हत्या शायद स्टालिन ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, न्याय जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि जस्टिस मीन्स, जो आपका इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्टिस मीन क्या है? सोशल जस्टिस है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी है, या इकोनॉमिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, मिलिट्री जस्टिस है। तो इसका आंसर आप बताइए इस ऑप्शन में से कि कौन कौन सी न्याय का अर्थ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है ACD। ए सोशल जस्टिस, आपका C इकोनॉमिकल जस्टिस एंड D पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीन शब्द हैं जिसके बारे में हमारे संविधान के प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना में बताया गया है। हमारे संविधान में ना कि इसमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, ना ही मिलिट्री जस्टिस के बारे में बताया गया, सैन्य न्याय के बारे में बताया गया, पर ये तीन शब्द हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें मिलते हैं। देखो मैंने इसमें एक प्रीएम्बल की ये लगाई है स्लाइड। प्रीएम्बल में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो कहाँ आता है जस्टिस के बारे में, ये देखो जस्टिस के बारे में यहाँ है, और यहाँ क्या है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये तीन तरीके की जस्टिस इंडिया में मौजूद है, और जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रीएम्बल में ये चीजें मेंशन की गई है कि हमारे देश में कौन कौन सी न्याय का अर्थ क्या होगा हमारे देश के अंदर। ठीक है, इसमें इकोनॉमिकल, सोशल, एनआई, ये क्वेश्चन आ सकता है रिपीट, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि ये रिपीट होता, कभी ना कभी फिर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और बेसिकली आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आपके प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। कल को आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, बाद में आपसे पूछे या कोई क्वेश्चन हो जाए तो आपको पता ही नहीं कि प्रीएम्बल में हमारी जो जस्टिस के बारे में है वो क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में प्रीएम्बल में जस्टिस के बारे में, मतलब न्याय के बारे में तीन शब्द दिए गए हैं। सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, और आपका पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। ये तीन तरीके की आपकी जस्टिस है, न्याय है। ठीक है, फिर इक्वालिटी, फर्टिनिटी के बारे में भी इसके बारे में बताया गया है हमारे प्रीएम्बल में। तो आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा कि इन विच ईयर द रेफरेंडम टू लीव यूरोपियन यूनियन टू टेक टुक अ प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन, मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन ने कब रेफरेंडम दिया, मतलब छोड़ के गया। सिंपल भाषा में आपका ग्रेट ब्रिटेन कब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो 2012 में हुआ था, 13 में हुआ था, 15 में हुआ था, 16 में हुआ था, कब हुआ था वो अलग।
यूरोपियन यूनियन में अभी ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, आपको पता हो तो। उसमें जो राज्य की जो संघ है उसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन नहीं आता, पहले था, उसने छोड़ दिया था। कब छोड़ा वो डेट आपको बतानी है। तो आगे बढ़ते, आंसर देखते हैं हम इसका। 2016 के अंदर, 2016 के अंदर जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैच करना है आपको, ठीक है। क्या मैच करना है कि यूएन की जो पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है, संयुक्त राष्ट्र की जो शांति स्थापना अभियान है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अब भी आया था, पहले भी आया था, और पहले भी आया था, और अब भी आता रहेगा आगे भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जितनी भी पीस कीपिंग फोर्स जो ऑपरेशन हुए हैं, आपके पीस कीपिंग के जो ऑपरेशन हुए यूएन के द्वारा, वो आपको याद रखने हैं। डेट कुछ कुछ है जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स है उनकी, वो याद रखनी है आपको। कुछ ही ऐसे जो आपके शांति स्थापना अभियान हुए हैं जिनको आपको याद रखना है, सारे को याद नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट वो आपको याद करना कि कब कब हुए, ठीक है। आपको मैच करने हैं यहाँ पर। पहला आपका यूनाइटेड स्टेट है, ये संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम के बारे में है। लेबनान का है, साइप्रस का है, और आपका यूनाइटेड नेशन मिशन सूडान है, 1590 के बारे में आपको यहाँ मैच करना है। ये रहे आपके ऑप्शंस। मैच करना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपको दिख जाएगा। ये आप देख लो, तो आपको ऑप्शन लगाना है, मैच करना है आपको। तो मैच करें कि कब हुआ था, ठीक है। हम देख लेते हैं अब इसका आंसर कि कब क्या क्या हुआ था। ए का 2, यहाँ पे ए का 2 जो आपका पहला मिशन है, ठीक है, ये हुआ था 1948 में। आपका बी का 1 2005 में, और सी का 4 1978, और डी का 3 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें भी कौन सा है ना, मैं बताऊं कि जो पूछ ले मतलब होता ही है, इसका नाम कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। और पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको अगर दो के भी पता है ना नाम, तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर जैसे यहाँ ये था कि एक मिनट एक मिनट, ये जो लेबनान का है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका बी, सी और डी, इन तीनों को याद रखना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आए यूएन पीसकीपिंग फोर्स से क्वेश्चन आए तो ये तीन जो मिशन है ये दिखेंगे आपको। और एक भी अगर आपको दिख गया तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, क्योंकि देखो आप ये देखो, अगर आपको मान लो लेबनान का पता था, लेबनान का पता था कि जो सी है उसको आपका 4 होगा, 1978 में हुआ। तो यहाँ देखो, आप ऑप्शंस में देखो एक बार, ऑप्शंस में देखो, यहाँ सी एक में ही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी है, और यहीं से आपका आंसर बन गया। अगर आपको एक भी पता है ना तो आपका आंसर बन जाएगा, हो जाएगा आपको। इसलिए कुछ सारे याद नहीं रखने, कुछ कुछ याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट बताया यहाँ से, ये तीन है, ठीक है। ये वाला है रेजोल्यूशन वाला, और एक लेबनान का है, साइप्रस का है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही है मैच में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये तीन आपको कम से कम ये तीन तो ध्यान रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं तो फंस जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को चुनाव संबंधित अधिकार बनाने, मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपकी संसद है, जो आपकी संसद है उसको अधिकार देता है कि वो जो आपके चुनाव है, जो इलेक्शन है, उससे संबंधित कोई कानून बनाए, ठीक है। आपको आंसर लगाना है यहाँ से। आर्टिकल आपका ये है, ये है 67 है, 77, 285, 327, इसमें से आपको आंसर बताना है। वैसे इसका आंसर आसान है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, क्विक तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा है तो बहुत आसान है इसका आंसर। तो ढूंढिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 327। देखो, आपको पकड़ना क्या है, पॉइंट पकड़ने हैं आपको। संसद के बारे में बात हो रही है और चुनाव के बारे में बात हो रही है, केंद्र लेवल की बात हो रही है। और जो आपका चुनाव है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, वो किसमें आता है, आर्टिकल आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 में आता है आपका। तो आप ये देखो, आर्टिकल 324 में आएगा, और चुनाव से संबंधित कानून बनाने की बात आएगी तो किसमें आ सकता है, आपके आसपास। देखो, पर्टिकुलर आपको हर एक आर्टिकल तो नहीं पता होंगे, पर कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक गैस मार सकते हैं। और गैस एजुकेटेड गैस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्का मार दिया, नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा सटीक जाकर लगाना है गैस भी, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 324 इलेक्शन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं 327
कुछ ना कुछ तो हिंट होगा आपके पास, क्योंकि ये सारे देखो ऊपर के जितने भी है ये सब 2 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 200 की उसमें है ये काउंटिंग में, और यहाँ क्या बात हो रही है 300 की, यहाँ 300 का है, तो आप यही आंसर लगा दो, फिर आंख बंद करके भी लगा दोगे तो भी आंसर ठीक होगा। पर आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो आपको पता होना चाहिए, अभी आप ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल कर पाएंगे, तो आपको कुछ कुछ आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर बुक्स हैं, बुक्स बुक्स है और थिंकर्स, ठीक है, यहाँ थिंकर्स है, आपको लगाना है आंसर, ठीक है, कि किस थिंकर की कौन सी बुक है, और ऐसे क्वेश्चन की भरमार होती है आपके उसमें, ठीक है। अपने बुक्स बुक्स के मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं एनटीए का एग्जाम दे रहा था, नेट का एग्जाम दे रहा था, तो मेरे एग्जाम में लगभग प्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग अप्रोक्स ऐसे क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं बुक्स से रिलेटेड थे, थिंकर से रिलेटेड थे। 15 से 20 क्वेश्चन सोच रहे हैं, मतलब 40 मार्क्स, ये सिंपल सीधे। और हार्ड जो बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं वो 2-4 आते हैं, बाकी सब ऐसी बुक आएगी जो आपने पढ़ रखी होगी कहीं ना कहीं। तो आपको बुक्स के थिंकर्स और बुक्स के क्वेश्चन हमेशा याद करके जाने, बुक्स एंड थिंकर्स याद करके जाने। ये आपका यूनिट 9 में से है ये क्वेश्चन, यूनिट 9 में जो थिंकर्स है उनकी बुक्स याद करके जानी, बुक्स और थिंकर्स को किसी भी यूनिट से नहीं छोड़ना है। वही आपकी एक बैकबोन है, आपको इस एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में वही आपको तोड़ दिला सकती है। मैं मानता हूं, मान लो 15 क्वेश्चन आ गए, उसमें कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन तो हार्ड देंगे, वो टफ देंगे, पर कहीं ना कहीं 10-11 क्वेश्चन तो होंगे ना जो आपके पढ़े हुए होंगे। तो ऐसे बुक्स और थिंकर्स को आपको याद रखना है। तो आप देखते हैं यहाँ से बुक्स और थिंकर्स को, चलो आंसर लगाते हैं इसका, कि बुक्स और थिंकर्स के बारे में आपने कर दिया कमेंट बॉक्स में आंसर। तो उसके बाद देखते हैं कि बुक्स और थिंकर्स के बारे में। ए का 2 वर्ल्ड की बुक कौन सी है? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये बहुत फेमस बुक है, बहुत ज्यादा फेमस बुक है। और यहां से आपका बी का फर्स्ट, पीटर ड्रकर किसकी बात करते हैं? मैनेजमेंट की, ठीक है, मैनेजमेंट की, ये भी बहुत फेमस बुक है। और लिंकल्ड, लिंकल्ड किसकी बात करेंगे? सी का फोर्थ, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी भी बुक बहुत, मतलब इसमें जितनी भी बुक है ना सारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है ये बुक सारी। और इसमें हर्षबर्ग की बुक कौन सी है? मोटिवेशन टू वर्क। ये सारी बुक इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम है दिसंबर में उसमें आपको हेल्प हो सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बुक का एक और क्वेश्चन, हमेशा बुक के क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हु रोट द बुक, आपकी जो विंडिकेशन है, विंडिकेशन ऑफ, हाँ गया, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये किसकी बुक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक्स रिपीट करती हुई आती है, रिपीटेडली पूछी जाती है, पहले भी पूछते थे, अब भी पूछते हैं और पूछते रहेंगे इस बुक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन रहा ना, तो भाई साहब आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ी सी तो कमी है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं ढंग से। बुक्स को याद रखना, मैं बता रहा हूँ, बुक्स और थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस बुक्स के जो थिंकर्स है उसका नाम क्या है? तो आंसर देख लेते हैं अपना, मैरी वोल्फसोंगक्राफ्ट, जो इनकी बुक्स है इनके बारे में, ये बुक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैरी ने लिखी थी इसके बारे में। और ये एक फेमस थिंकर है, आपके पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उसके अंदर भी इनका नाम आता है, मैरी वोल्फसोंगक्राफ्ट, ठीक है। इस बुक्स को आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है ये किसकी बुक है। हालांकि इनकी ईयर तो नहीं पूछते हैं, पर इस बुक का नाम और थिंक ये पूछा जाएगा हमेशा। तो आगे बढ़ते हैं, आपको अरेंज करने हैं यहाँ पर, यहाँ अरेंज करने हैं आपको, ये जो घटनाएं हैं ये कब कब हुई, ठीक है, इन घटनाओं को आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो लगाइए आंसर। ऐसे क्वेश्चन आजकल एनटीए के जो है फेवरेट बन गए हैं, उनको लगाना, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप, और क्वेश्चन का आंसर दिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में क्या है कि जो पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन, ठीक है, जो डिमोलिश हुआ था कम्युनिज्म इन ईस्ट यूरोप, आपका जर्मनी का एकीकरण, सोवियत संघ का विघटन, और जो गोर्बाचेव द्वारा राष्ट्रपति पद की जो ग्रहण किया था उन्होंने वो, और ये आपकी INF जो ट्रीटी थी उसके बारे में। तो लगाइए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर ऐसे है कि पहले ये आई, पहले आंसर आपका ये है ना, डी, पहला आपका डी। कब हुआ? गोर्बाचेव ने, जो आपका मिखाइल है, इन जो राष्ट्रपति जो है वो कब बने, उन्होंने पद ग्रहण कब किया? 1985 में, ठीक है। उसके बाद इनके बाद कौन सा आएगा ऑप्शन? इनके बाद ई ऑप्शन,
INF जो ट्रीटी है वो कब हुई? 1987 में। फिर ऐसे लगाते हुए आपको आंसर लगाना है जो आपका ये पतन तो आपको पता था, देखो ये 1991 में हुआ था। ये पतन आपको पता था 1991। देखो इस क्वेश्चन में कैसे होगा, आपको आंसर कैसे बनाने? इसमें ऑप्शन देखो ध्यान से, सी डी बी ए ई और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हम स्ट्रक्चर वे में लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या ट्रिक हो सकती है इस क्वेश्चन में? आपने पढ़ा होगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 90-91 के आसपास, ठीक है। गोर्बचोव ये जो मिखाइल है गोर्बाचेव ये कब बने? ये पता होगा आपको, 85 में बने हैं। तो अब ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले ऑप्शंस देखिए, और ये ट्रिनिटी भी आपको पता होगी, ये जो आपकी एक मिनट ये ट्रिनिटी है ये आपको पता होगी। अगर आपको इतना भी पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डी आना चाहिए। अब डी यहाँ क्या है, ये तो पहले ही कट हो गया, इसको छोड़ दो। आप देखो ये तीन ऑप्शंस है आपके पास, तीन ऑप्शंस बचे, इसमें कौन कौन सा आंसर हो सकता है? इसके बाद आप देखो, उसके बाद में क्या आएगा? 85 के बाद अगर आपको ये ट्रीटी याद थी तो 87, उसके बाद ई ऑप्शन आना चाहिए। चलो ई ऑप्शन सब में है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका ऑप्शन जो आंसर है वो बदल जाएगा बिल्कुल। जो यूरोप है, जो आपका पूर्वी यूरोप, जो यूरोप था उसमें साम्यवाद का पतन कब हुआ? देखो जब साम्यवाद का पतन होगा यूरोप के अंदर, तभी तो उसके बाद ही तो यूएसएसआर टूटेगा ना। अब वो थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन यूज करना है। जब यूरोप में, ईस्ट यूरोप में जब बातें छिड़ रही थी, जो खराब होना शुरू हो गई थी, जब यूएसएसआर का विघटन होने से पहले ये खराब हुई थी ये बातें। जब आपको ये पता है कि ये तो विघटन हुआ 91 में, विघटन हुआ 91 में, उससे पहले ही तो ये चीजें खराब होंगी यूरोप में, तभी तो विघटन होगा ना। तभी तो वहां के जो देश थे वही अलग होंगे ना यूएसएसआर थे। ऐसे आपको ऐसे ऑप्शन लगाने, डी ई के बाद ए आएगा, इसके बाद आएगा बी। आपका जो जर्मनी है उसका एकीकरण होगा, ठीक है। जो विघटन है वो तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। पहले कौन सा आएगा? यूरोप में कहीं ना कहीं ये चीजें हुई, यूरोप से वो जो अपने यूएसएसआर के वो देश थे वो अलग हुए, भी तो विघटन होगा। तो आपको ये देख लेना था कि जो आपका ये सी ऑप्शन है, सी से पहले ए आना चाहिए, सी से पहले ए आना चाहिए। ऑप्शन में देखो, यहां सी से पहले ए था? नहीं था। देखो एक मिनट, ऑप्शन में देखो, यहां सी से पहले ए था, यहाँ सी से पहले था? नहीं था। यहाँ सी के बाद ए, यहाँ ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो, ये आपके तो दो ऑप्शन तो पहले ही नेगलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ देखो, सी से पहले ए है, यहाँ है सी से पहले ए, और यहाँ है सी से पहले ए। अब आपको ये देखना है यहाँ जो आपका यही आंसर बन गया था, डी के बाद ई, डी के बाद ई और फिर ए, ठीक है। ऐसे आंसर बनाना पड़ता है, ऐसे बनता है आंसर। कहीं ना कहीं आपको देखो कुछ ना कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेपर आपका ब्लैंक है, दिमाग ब्लैंक है, आप चले गए पेपर बनाने, पेपर देने के लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कहीं छोटे छोटे हिंट्स मिलेगा आपको आंसर करते हुए। तो आपको ये देखना है, अगला क्वेश्चन है आपका, यूएन जो सेक्रेटरी है उन जनरल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आजकल ये चल रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले भी दिखाया मैंने अभी, और अब ये ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आपके ये बुतरस बुतरस गाली, बन की मून, यूथन, कोफी अन्ना और कट, इनको लगाना है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ऑप्शंस आपके ऐसे हैं, वही ट्रिक यूज करके देखो, आपको कुछ का तो नाम पता होगा ना, आपको कोफी अन्ना को तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लगा के देखो कुछ ना कुछ, अगर आपको नहीं पता तो गैस करके देखो कोफी अन्ना का कब था। तो अगर आपको एक दो या तीन, एक दो का भी पता है ना, तो आप कहीं ना कहीं ट्रिक लगाकर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं, अगर आप तुक्का भी लगा रहे होंगे ना उसके बाद, तो 60% वो क्वेश्चन सही होगा, 60% वो क्वेश्चन सही होना है। तो इसका आंसर आप देखते हैं, इसका आंसर होगा सी। सी थर्ड ऑप्शन होगा इसका, पहले आएंगे आपके सी। कौन आएंगे पहले सी पे? यूथन सबसे पहले, फिर उसके बाद आएंगे आपके ई, कर्ड, ठीक है। फिर आपके आएंगे ए, बुतरस बुतरस गाली, ठीक है। फिर आपके आएंगे डी, कॉफी अन्ना, फिर आपके आएंगे बन की मून। यहाँ आपको अगर एक दो का भी पता था तो बात बन जाती। अभी देखो मैंने लिस्ट भी लगाई अपने आगे, यहाँ जो आपकी लिस्ट है मैंने लगाई यूनिट सेक्रेटरीट की, कि यहाँ जो शुरू हो रखे यहाँ से, ठीक है। ये पहले है, दूसरे है, तीसरे है, इसमें आपको आंसर लगाने थे। अगर आप कुछ को भी याद कर लोगे ना, ये 9 है मेरे हिसाब से, 1 2 3 4 5 9, हाँ 9 है, ये 9 है। 9 में से अगर आप 5 भी याद कर लेंगे, देखो इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट को तो याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट को याद रखो। फिर आपको यूथन को याद रखना है, यूथन के बाद कर्ट आएंगे, ये आप, ये ट्रिक है, यूथन के बाद कर्ट आएंगे, उसके बाद आप इनको याद रखो, बुतरस बुतर गाली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉफी अन्ना इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। उसके बाद बन की मून, और अभी जो चल रहे हैं वो अंटोनियो है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट के, इसको याद रखना है, प्रेजेंट के, कॉफी अन्ना,
बुतरस बुतरगाली, यूथंट, यूथंट के बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कर्ट आना चाहिए और यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइन, ठीक है। इनको याद करना है ऐसे ट्रिक से, सबको याद नहीं करना, नो के नो को याद करना है। वैसे तो ये नो है, नो का आप नाम याद रख सकते हैं, पर अगर आपको इनमें भी कुछ याद करना है तो नो में से एटलीस्ट 5 तो याद कीजिए, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये फिर आ गया आपका बुक का क्वेश्चन कि किसने लिखी हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, हु रोट हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इस बुक को किसने लिखा। हालांकि ये बुक मतलब बार बार नहीं पूछी गई है, ये कभी कभी सडनली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हार्ड होते हैं। मैंने बताया ना बुक्स में कुछ हार्ड होंगे क्वेश्चन, उसमें से ऐसा क्वेश्चन है, रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगे, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके 1 2 3 4, और ये आप लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए, और हमारे इस चैनल को, नेट शास्त्र के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने दोस्तों तक फैलाइए, शेयर करिए। और हमारी अगर आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी है जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मैंने जो आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जो यूनिट नंबर 4 है, उसके बारे में वीडियो बनाई हुई है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके 5 पार्ट बना रखे हैं, वो मेरे चैनल पे अपलोड है, और वहां मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अपनी प्लेलिस्ट का, और वो आपने प्लेलिस्ट देखनी है, और अपने कॉन्सेप्ट को भी तैयार करना है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 कहीं ना कहीं टफ पड़ जाती है, तो उस यूनिट में से भी आप देखना। और मैंने सारे जितने पार्ट बनाए हैं, 5 पार्ट बनाए हैं, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं उसमें से। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं।